अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाजीमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दुंदीगल हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी की मुश्तरका ग्रेजुएशन परेड, वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब, कहा उभरती टेक्नोलॉजी ने जंग की तारीफ बदल दी। बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, कांग्रेस ने लगाया इल्जाम, पेपर लीक के खिलाफ पूरे मुल्क में मुहिम चलाने का ऐलान। मोदी ने इस मुल्क में नफरत फैलाने का जो काम किया है उसकी नजीर नहीं मिलती, संजय सिंह का रिमार्क। टीएमसी से गद्दारी करने वाले मुस्लिम अरकान को भी बनाया निशाना, कहा अपनी कौम को क्या जवाब दोगे। SIR के दौरान पेचीदगियों के बारे में असद ओवैसी ने तशवीश का किया इजहार, तरीक़ेकार को आसान बनाने की अपील। अलवाल में दिल दहला देने वाला सानेहा, करंट शॉक लग जाने से बाप और बेटी मौके पर हलाक, दोनों को बचाने की कोशिश करने वाली मां भी हुई शदीद जख्मी। और वरंगल शाहरा पर खौफनाक हादसा, हनमकुंडा की खातून डेंटल डॉक्टर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौके पर जान बहक। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं कौमी और अहम बैनुल-अक़वामी खबरों से। कांग्रेस ने मुल्क में पेपर लीक, इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों, बेरोजगारी और नौजवानों से मुताल्लिक़ मसाइल को लेकर मुल्क गिर मुहिम के पहले मरहले का आज ऐलान कर दिया है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे की रहनुमाई और राहुल गांधी की क़यादत में ये मुहिम का आगाज होगा, जिसका मकसद मुल्क भर के तलबा और नौजवानों को दरपेश मसाइल को उजागर करना है। KC वेणुगोपाल की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इस मुहिम का आगाज 17 जून को राजस्थान के कोटा से होगा। इसके बाद जुलाई में इलाहाबाद, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में बड़े बड़े तलबा कन्वेंशन मुनक्किद किए जाएंगे और इन प्रोग्राम्स में तलबा, नौजवान बरदरी, तंजीम, असातिज़ा और इम्तिहानी घोटालों से मुतासिर अफराद को शरीक करने की कोशिश की जाएगी। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने मोदी और बीजेपी के कायदीन को कई तनकीद का निशाना बनाया और कहा, उन्होंने इस मुल्क में नफरत की जो सियासत की है उसकी माजी में कहीं नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने मगरबी बंगाल में TMC को तोड़ने की बीजेपी की कोशिशों को काबिल मजम्मत करार दिया, मगर साथ ही साथ ये भी कहा कि इस मुश्किल वक्त में जो मुसलमान TMC को छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं वो सबसे बड़े गद्दार हैं। उन्होंने सवाल किया कि ये कायर अपनी कौम को आखिर क्या जवाब देंगे, जबकि बीजेपी की रियासतों में सबसे ज्यादा जुल्म, दुश्मनी और नफरत मुसलमानों से ही की जाती है। जी के खिलाफ, लेकिन वो एक संघर्षशील नेता है और भारतीय जनता पार्टी से डटकर मुकाबला करेंगे। हाँ, जो उनकी पार्टी के ऐसे गद्दार लोग जो मुसीबत के समय में उनका साथ छोड़ रहे हैं, उनको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। उनको कायर के रूप में याद किया जाएगा। खास तौर से मैं देख रहा हूं कि उसमें कुछ मुस्लिम सांसद भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के गोदी में जाके बैठ रहे हैं। तो आप बताइए कि मुसलमानों की लिंचिंग करवाती है भाजपा, मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाने का काम करती है भाजपा, मुस्लिम कौम को गालियां देने का और उनके खिलाफ नफरत फैलाने का काम करती है बीजेपी। और वही मुस्लिम सांसद आज ममता बनर्जी को छोड़ के मोदी के साथ जा रहे हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है। जो व्यक्ति कहता है मैं कपड़े देख के मुसलमानों को पहचान लेता हूं, इतनी नफरत है उस आदमी को, उसके साथ उसकी गोदी में आप जाके बैठ रहे हो, तो क्या मुंह दिखाओगे अपने क्षेत्र के लोगों को? क्या मुंह दिखाओगे अपने कौम के लोगों को? और भाजपाइयों को भी शर्म नहीं आती? जब मुसलमान सांसद बीजेपी में TMC में रहता है तो बीजेपी वाले इसको गालियां देते हैं, अंधभक्त कहते हैं, इसको नफरत करो, इसके ऊपर ईंटें फेंको, इस पे मुकदमा लगा के जेल में डालो। जिस दिन वो बीजेपी की गोदी में बैठ जाता है, बिल्कुल अच्छा हो जाता है। ये क्या तरीका है? इसी सयानी घोष को भाजपा के नेता ने कहा था 1 करोड़ रुपए देंगे, इसका सर काट के दे दो। बीजेपी के नेता ने कहा था। अब आज वो बीजेपी के साथ जा रही है, सब ठीक है। तो ये बात समझना पड़ेगा इस देश के लोगों को और खास तौर से अंधभक्तों को, गोदी मीडिया को,
कि जो नरेंद्र मोदी नाम के शख्स हैं उनको किसी से कोई समस्या नहीं है। माफिया हो, गुंडा हो, बदमाश हो, भ्रष्टाचारी हो, सबको अपनी पार्टी में लाके वो वॉशिंग मशीन में धुल के साफ कर देते हैं। अब सिर्फ बीजेपी में दाऊद इब्राहिम का आना बाकी रह गया है। बस आप इतना जान लीजिए। सर, अभिषेक बनर्जी के घर पर आज सुबह से ही सेंट्रल फोर्सेज और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने SIR के दौरान आने वाली पेचीदगियों के बारे में अपनी तशवीश का इजहार किया और इस अमल को आसान बनाने की अपील की। तो दूसरी जानिब उन्होंने TMC के अरकान पार्लियामेंट की गद्दारी पर बात की और कहा, एक के बाद एक अरकान ममता बनर्जी को छोड़ जा रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, ये ममता को भी सोचना चाहिए। वोटर का नाम 2002 का जो डेटा आपका है, जो मैपिंग हो चुकी है, उसको लिखकर देने से एक तो एक्सरसाइज स्मूथली हो जाएगी और वोटर के ऊपर ये बर्डन नहीं रहेगा। क्योंकि सीओ साहब ये बोल रहे हैं कि जो प्री SIR मैपिंग हुई है वो BLO आपको बता देगा, आप उसकी फोटो लेके देख के लिख लो, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये स्मूथली नहीं होगा, बड़ा इनफ्लेक्सिबल रहेगा पूरे तेलंगाना में। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो ऑलरेडी प्री मैपिंग डेटा प्री SIR हो चुका है वो डेटा आप BLA से शेयर कर लीजिए ताकि स्मूथली तमाम इलेक्टर्स का नाम एन्यूमरेशन फॉर्म पे लिखकर उनको दिया जा सकता है। तो उन्होंने हमसे कहा है कि वो इस बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात करेंगे और बात करके हमको बताएंगे। दूसरी बात यह है कि जो एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा वो सिर्फ अभी तेलुगु में दिया जा रहा है। हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि इंग्लिश में भी मिलना चाहिए एन्यूमरेशन फॉर्म और उर्दू में भी, क्योंकि उर्दू तेलंगाना की सेकेंड लैंग्वेज है और सिर्फ तेलुगु में देने से बहुत बड़ी तादाद में तेलंगाना में इलेक्टर्स को बहुत बड़ी परेशानी होगी और सही डिटेल्स 2002 के उसमें लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि तेलुगु के साथ साथ उर्दू और इंग्लिश में भी एन्यूमरेशन फॉर्म्स BLOs 25 तारीख से इलेक्टोरल वोटर्स को देना। तीसरी बात हम उनसे ये कहे हैं कि एनोमलीज के नाम पर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ इलेक्टर का तो एनोमली में आ जाएगा। अगर उनके स्पेलिंग मिस्टेक के साथ उनके फादर का स्पेलिंग मिस्टेक है तो एनोमली में आ जाएगा। एज डिफरेंस रहा इलेक्टर में और फादर में 15 ईयर्स। ईरानी वजारत ख़ारजा के ज़राए ने तस्दीक की है कि अमरीका और ईरान के दरमियान माहदे पर दस्तखत G7 इजलास के साइडलाइन पर मुतवक्किल है। G7 ममालिक का सरबराही इजलास फ्रांस के शहर एवियान में 15 जून से 17 जून के दरमियान शुरू हो रहा है। ईरानी वजारत ख़ारजा के सीनियर अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि अगर तमाम तर सूरत हाल बरकरार रही, अमन अमल को सबूताज करने की कोशिश न की गई तो मुमकिन है मुआहदे पर दस्तखत इजलास से एक रोज़ पहले यानी कि 14 जून को ही कर लिए जाएंगे। वज़ीर के G7 ममालिक का इजलास फ्रांस की सरबराही में हो रहा है, जिसमें यूरोपीय यूनियन की सदर एंटोनियो कोस्टा और सदर उर्सुला वॉन डर भी शरीक होंगे। G7 इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस, यूक्रेन और यूरोप में अमन सलामती, बैनुल-अक़वामी शराकतदारी, इक़्तिसादी नमू और AI के मुस्तक़बिल पर बातचीत की जाएगी। G7 में दरअसल कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया, अमेरिका भी शामिल है। ताहम मेज़बान फ्रांस ने बाज़ ऐसे ममालिक को भी इजलास में शिरकत की दावत दी है जिनका ताल्लुक G7 से नहीं है। टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी यानी कि एलोन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं, जबकि उनकी स्पेस एक्स रॉकेट कंपनी के शेयर्स में स्टॉक मार्केट में अब तक के सबसे बड़े डेब्यू के दौरान इजाफा हुआ। टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी ने आराम से दुनिया के अमीर तरीन आदमी के तौर पर अपनी हैसियत को मुस्तहकम कर लिया है। अब नजर इलाकाई खबरों पर। दुंदीगल हैदराबाद में आज एयरफोर्स एकेडमी में मुश्तरका ग्रेजुएशन परेड से खिताब करते हुए मुल्क के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने नए कमीशन शुदा IAFS अफराद पर जोर दिया कि वो टेक्नोलॉजी से चलने वाली जंग बशमुल ड्रोन, सैटेलाइट और रोबोटिक्स को अपनाएं। राजनाथ सिंह ने मुसलसल सीखने की जरूरत पर भी जोर दिया और ये बताते हुए कि जदीद तनाज़ात में पोशीदा टेक्नोलॉजी के जरिए क़यादत खतरे का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमलियों की ज़रूरत होती है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने मुल्क और दुनिया में आलमी चैलेंजेस के बारे में भी बात की। साथियों, आज जब आपकी कैडेट लाइफ की जर्नी समाप्त हो रही है
तो मुझे लगता है कि आप सेटिस्फैक्शन और एक्साइटमेंट का एक मिला जुला भाव महसूस कर रहे होंगे। लेकिन याद रखिए, आपकी यात्रा अभी प्रारंभ ही हुई है और आप एक ऐसी सर्विस का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसने देश की हर पुकार पर बेस्ट दिया है। एक ऐसी सर्विस जिसने 1947-48 में श्रीनगर एयरलिफ्ट से कश्मीर में युद्ध की दिशा ही बदल दी, जिसने 1971 में ढाका पर निर्णायक हवाई हमलों से मात्र 13 दिनों में एक नया इतिहास लिख दिया। आप उस सर्विस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स हमेशा भारत की ढाल और भारत की तलवार बनकर रही है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने यही भावना आप सबके अंदर देखी है। हमारी एयरफोर्स ने क्लैरिटी और प्रिसीजन के साथ आतंकी ठिकानों को नष्ट नाबूद करने में कामयाबी हासिल की। यदि हम उतना बड़ा ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दे पाए तो उसके पीछे हमारे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म के साथ साथ हमारी एयरफोर्स के ट्रेन, करेजियस और डिसिप्लिन ऑफिसर्स का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। निश्चित ही भविष्य के ऑपरेशंस में भी हमारे एयरफोर्स की यही भूमिका देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, आमतौर पर अब तक युद्ध में दो वेक्टर्स रहे, पहला सैनिक और दूसरा उसके इक्विपमेंट। लेकिन आज के युद्धों में कई बार सैनिक हमें सामने दिखाई ही नहीं देता है और जिस हथियार से आक्रमण किया जा रहा है वह भी सामने नहीं होता है। न तो सैनिक है, न तो इक्विपमेंट है। राडार, सैटेलाइट्स, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम्स आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है, न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट। रियासत के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने आज एनएसए पासिंग आउट परेड में शिरकत की। गवर्नर ने कौमी सलामती में सीआईएसएफ के अहम किरदार पर भी जोर दिया। इस मौके पर गवर्नर ने परेड में बतौर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि साइबर क्राइम्स और ड्रोन के खतरा से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की अशद जरूरत है। पुलिस कमिश्नर सज्जनार ने तमाम सरकारी महकमेजात पर जोर दिया है कि वो माह मुहर्रम के मुक़द्दस महीने हज आशुरा के मौके पर शिया मुस्लिम बरदरी की जानिब से इंतहाई अक़ीदत के साथ मनाए जाने वाले तारीख़ी बीबी के अलम मातमी जुलूस के कामयाब और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए हम आहंगी से मिलकर काम करें। सज्जनार ने कहा, महकमे पुलिस ने इस रिवायती जुलूस के रास्ते पर पेशगी सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं ताकि अक़ीदतमंदों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना करना ना पड़े। सालारजंग म्यूजियम ऑडिटोरियम मुहर्रम के इंतजाम के हवाले से आला सतही राबिता मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें शिया बरदरी के मजहबी रहनुमाओं, अवामी नुमाइंदों और मुख्तलिफ सरकारी महकमेजात के आला हुक्काम ने शिरकत की। कांग्रेस के क़ायद जग्गा रेड्डी ने मीनाक्षी नटराजन की नामजदगी को मंसूख करने के खिलाफ बयान जारी किया और इसे वज़ीर आज़म की एक सतही साजिश भी करार दिया। जग्गा रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी की अवाम दुश्मन साजिशों की मजम्मत की। इतना गंदी गिर के जो बीजेपी हुकूमत पॉलिटिक्स, इतना गिर के काम करना, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर लेवल में इतना गिर के ऐसी काम करना, ये ठीक बात नहीं होता। देखो, नटराजन जी हमारे इंचार्ज जो मीनाक्षी जी, सीधा सादा एक नॉर्मल एक महिला, बहुत मेहनत करके ऑर्गेनाइजेशन में, कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में नटराजन जी सीधा सादा सिंपली लाइफ, उनका लाइफ पूरा सिंपली, ऐसा एक महिला कांग्रेस की हमारे नेता, हमारे इंचार्ज नटराजन जी को जो राहुल जी जो डिसीजन लिए है, एआईसीसी डिसीजन लिए है राज्यसभा का मध्य प्रदेश में, मगर उनको राज्यसभा उनको रोकने के लिए जो इलेक्शन कमीशन को ये लोग बेस बना लेके उनको राज्यसभा बनने में रुकावट जो किया है वो लोग, मगर उतना क्या जरूरत थी? ये कांग्रेस पार्टी, हम तेलंगाना गांधी भवन से कांग्रेस पार्टी तरफ से हम बीजेपी पार्टी को हम ये पूछ रहे हैं, भाई एक राज्यसभा नटराजन जी जो सीधा साधा एक नॉर्मल जीवन की एक महिला, हमारे लीडर, हमारे इंचार्ज नटराजन को राज्यसभा बनने में ये जो रुकावट जो रोकने के लिए जो कोशिश हुआ इलेक्शन कमीशन को बीच में रख के,
इतना गिर के मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा रोकने में उतना प्रधानमंत्री मोदी जी लेवल में उतना क्या जरूरत थी? ये सोचने की बात है। ये तो बिल्कुल सोचने की बात है। ये तो भैया कांग्रेस पार्टी मोदी जी को, बीजेपी पार्टी को ये पूछ रहे हैं, हम यहां से हम पूछ रहे हैं कि भाई आप तो 12 साल, आपका 12 साल पावर में है, प्रधानमंत्री है, एक राज्यसभा सीट के लिए इतना इतना बड़ा पॉलिटिकल गेम खेल के कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को, पुलिस केस को, कोई बड़ी वो केस भी बड़ा केस होता नहीं। वो तो भाई एक ही बात है, एक छोटा वो है क्या नहीं कि क्या है कि, मगर एक प्राइवेट रियासती वजीर सनत व IT श्रीधर बाबू ने कहा, हुकूमत मुस्तकबिल के लिए तैयार इको सिस्टम की तरक्की के जरिए रियासत को आलमी लॉजिस्टिक मरकज के तौर पर पोजीशन में लाने के लिए काम कर रही है। फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस इन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स से खिताब करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा, लॉजिस्टिक्स रियासत के तवील मुद्दती विजन दस्तावेज में बयान करदा अहदाफ को हासिल करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। Back down in Hyderabad, having a dedicated Young India Skills University where we will develop the skills, where we would be delving ourselves in reskilling and upskilling the existing skill force to suit to the industrial needs. And this is first ever university held by the state. And we have already crossed 1 year starting from here. And times to come, we will be providing you the future-ready workforce required for the shipping and logistics too. रियासती वजीर पूरम प्रभाकर ने ऑपोजिशन BRS की जानिब से हुकूमत के चंद वज़रा पर बदउनवानी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से बातचीत में पूरम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत के तमाम वज़रा नेक नियति से अपने काम अंजाम दे रहे हैं और किसी किस्म की कोई बदउनवानी में मुलविस नहीं है। पूरम प्रभाकर ने हरीश राव से कहा कि आपके माजी के दौर हुकूमत में किए गए बदउनवानी के काम हमारी हुकूमत में नहीं हो रहे हैं। సంక్షేమ శాఖకు సంబంధించి ఒక మైనారిటీ, ఒక ఎస్సీ, ఒక బీసీ మంత్రులుగా ఉన్నటువంటి శాఖల పట్ల పూర్తిగా చులకన చేసి మేమేదో పొరపాటు చేస్తున్నట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. మాది పారదర్శకత, గతంలో పూర్తిగా ఏకత విధానం, సింగిల్ విండో. మేము పారదర్శకంగా సెంట్రలైజ్డ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ మంత్రులకు సంబంధం లేకుండా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒక ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సవ్యసాచి కోసం ఏర్పాటు చేసి అన్నీ కూడా క్వాలిఫైడ్ క్వాలిటీ పేరుకు టెండర్లు పిలిచి ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఎక్కడ కూడా ఎవరికి మంత్రులకు కానీ ఈ ప్రక్రియలో మిగతా క్షేత్రస్థాయి అధికారులకు ఎవరికి సంబంధం లేదు. శుభ్రంగా వీటికి సంబంధించి ఓపెన్ మార్కెట్లో క్వాలిటీ ఈజ్ ఎ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, పారదర్శకత అనేటువంటి మొదటి సూత్రంగా, నాణ్యత అనేటువంటి సూత్రంగా మేము ఈరోజు ఈ కార్యాచరణ కొనసాగిస్తుంటే అనవసరపు ఆరోపణలు చేస్తూ వారి స్థాయిని తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. గత ప్రభుత్వంలో జరిగినటువంటి విధంగానే అవినీతి జరుగుతుందనేటువంటి అవగాహనతోటి మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఉన్నాడు. మేము ముగ్గురం మంత్రులం కూడా, లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు ఎస్సీ ఎస్టీ శాఖకు సంబంధించి, అజరుద్దీన్ గారు మైనార్టీ శాఖకు సంబంధించి, నేను బీసీ శాఖకు సంబంధించి, నేను గౌరవ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు గారికి సవాల్ చేస్తూ ఉన్నాం. మీరు మాట్లాడిన ప్రకారంగా ఈ సంక్షేమ శాఖల్లో అవినీతి రూపిస్తే మేము దేనికైనా సిద్ధము. మేము పేద పిల్లలకు సంబంధించి పారదర్శకంగా మెస్ ఛార్జీలు పెంచి, కాస్మెటిక్ ఛార్జీలు పెంచి, మౌలిక సదుపాయాలు కలగజేస్తూ విద్యార్థుల సంఖ్య, పేద విద్యార్థులు చదువుకొని ఉన్నత స్థానాలకు వెళ్ళాలనేటువంటి ఆలోచన సరళిలో పెరిగినటువంటి మీ ముగ్గురం మంత్రులము. మేము ఆ ఆలోచన కొద్దీ వాళ్ళకు సంక్షేమం కొరకు తప్ప, ఎక్కడ పారదర్శక కొరకు తప్ప, ఎఫెక్టివ్నెస్ ఉండడం కొరకు తప్ప ఎక్కడ సెకండ్ ఆలోచన చేసేటువంటి పరిస్థితి కానీ మా ప్రభుత్వం కానీ ఎవరు కూడా చేస్తలేమనే మాటను నేను సదరు పెద్దలకు తెలియజేస్తూ, ఇది మీరు तेलंगाना लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 के नताइज में सैयदा तहसीन सलीम ने नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए रियासत भर में 15वां रैंक हासिल कर लिया। उन्होंने LLB 5 साल कोर्स के लिए मुनक्किदा इम्तिहान में 120 में से 74 नंबर हासिल करके कामयाबी अपने नाम की। सैयदा तहसीन सलीम दोख्तर सैयद सलीमुद्दीन ने उस्मान यूनिवर्सिटी के जेर एहतमाम मुनक्किदा लॉ सेट इम्तिहान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए रियासती सतह पर मुमताज़ मुकाम हासिल किया। उनकी इस काबिल फ़ख्र कामयाबी पर वालिदैन, असातिज़ा, रिश्तेदारों और दोस्तों अहबाब ने दिली मुबारकबादी पेश करते हुए उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
हालिया अरसे में पेश आ रहे आतिश ज़दगी के मुतअद्दिद वाक़यात और उनके नतीजे में होने वाले जानी व माली नुकसानात के तनाजुर में महकमे फायर सर्विसेज तेलंगाना ने बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़ मशहूर मारूफ नीलूफर कैफ़े की तिजारती इमारत का भी अचानक मुआयना किया। महकमे फायर सर्विसेज के अफसरान की जानिब से किए गए मुआयने में फायर सेफ्टी क़वानीन और फायर लाइसेंस की शराइत की मुतअद्दिद संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आ गई। इस मुआयना रिपोर्ट में इंसानी जान और माल को लाहक मुमकिन खतरात की निशानदही किए जाने के बाद डायरेक्टर जनरल तेलंगाना फायर सर्विसेज विक्रम सिंह मान IPS ने नीलूफर कैफे का फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि फायर एनओसी फौरी तौर पर मनसूख करने के अहकाम जारी कर दिए। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके अलवाल पुलिस स्टेशन हदूद के टेलीकॉम कॉलोनी में हफ्ते के रोज़ एक दिल दहला देने वाला सानहा पेश आया, जिसमें करंट शॉक लग जाने से बाप और बेटी मौके पर हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक बचाने की कोशिश करने वाली मां भी शदीद जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक जुमा की रात होने वाली शदीद बारिश के बायस घर के बाहर खड़ी कार पर दरख्त की शाखें गिर गई थी। इन शाखों को हटाने के दौरान करीबी मौजूद बरक़ी तारों से राबिता हो जाने पर अचानक बरक़ी का शदीद झटका लग गया, जिसके नतीजे में 44 साल संदीप और उनकी बेटी 16 साल रितिका मौके पर हलाक हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब रितिका कार पर गिरी हुई शाखें हटा रही थी तो वो करीबी बरक़ी तारों के राबिते में आ गई थी, जिससे कि करंट फैल गया, जिसे वालिदैन बचाने के लिए पहुंचे और वालिद फौरी हलाक हो गए। मां भी शदीद जख्मी हैं। उधर गुलबर्गा से वरंगल आ रही एर्टिगा कार आज अलसुब जनगांव जिले के रघुनाथपल्ली के गोवर्धन गिरी दरगाह के करीब हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में हनमकुंडा के 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। हादसे में नईम नगर हनमकुंडा से ताल्लुक रखने वाली 27 साल डेंटल डॉक्टर हबीबा हफ्सा फातिमा और 26 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्मद असदुद्दीन मौके पर जाँ बहक हो गए। दोनों का ताल्लुक वरंगल के मारूफ शख्सियत कासिम खान बियाबानी के भाई रहमुद्दीन खानदान के बताया जा रहा है। कार में सवार दीगर 4 अफराद महफूज बच गए और उन्हें मामूली चोटें पहुंची। पुलिस ने हादसे से मुताल्लिक केस दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। दुंदीगल हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी की मुश्तरका ग्रेजुएशन परेड, वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब, कहा उभरती टेक्नोलॉजी ने जंग की तारीफ बदल दी। बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, कांग्रेस ने लगाया इल्जाम, पेपर लीक के खिलाफ पूरे मुल्क में मुहिम चलाने का ऐलान। मोदी ने इस मुल्क में नफरत फैलाने का जो काम किया है उसकी नजीर नहीं मिलती, संजय सिंह का रिमार्क। टीएमसी से गद्दारी करने वाले मुस्लिम अरकान को भी बनाया निशाना, कहा अपनी कौम को क्या जवाब दोगे। SIR के दौरान पेचीदगियों के बारे में असद ओवैसी ने तशवीश का किया इजहार, तरीक़ेकार को आसान बनाने की अपील। अलवाल में दिल दहला देने वाला सानहा, करंट शॉक लग जाने से बाप और बेटी मौके पर हलाक, दोनों को बचाने की कोशिश करने वाली मां भी हुई शदीद जख्मी। और वरंगल शाहरा पर खौफनाक हादसा, हनमकुंडा की खातून डेंटल डॉक्टर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौके पर जाँ बहक। इसके साथ टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।